नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार बिहार की राजनीति घटनाक्रम घट रही है, इससे ये किस दिशा में जाएगी, ये एक दिलचस्प सवाल बन गया है। पिछले कई सारे वीडियोस में हमने यहाँ की राजनीति के बारे में चर्चा की है और आप इसको इस प्रकार से समझिए कि हर एक दिन गुजरने के साथ यहाँ की राजनीति जितनी तेज़ी से बदल रही है, ये दर्शाता है कि आने वाले कुछ दिनों में निश्चित तौर पे बहुत बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिलेगा। पिछले कई दिनों से हमने भी इस बात की चर्चा की, चाहे वो जदयू हो, राजद हो, भाजपा हो, आप देख रहे होंगे हर कोई अपने स्तर पे कुछ न कुछ चल रहा है। आप लगातार खबरों में सुनते हैं, आज जेडीयू की मीटिंग हो रही है, उधर आरजेडी अलग मीटिंग कर रही है, इधर भाजपा का लगातार मीटिंग चल रहा है। जिस समय जदयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई और नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद संभाला और वहाँ से वापस आने के बाद जिस प्रकार से यहाँ बैठकों का दौर चल रहा है, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये राजनीति किस दिशा की ओर बढ़ रही है? और सबसे बड़ी बात तो ये है, बदलते हुए समीकरण में अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। खबरें चलती है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ सकते हैं। खबरें ये भी चलती है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जा सकता है। खबरें ये भी चली कि विधानसभा भंग हो जाएगा। लेकिन अभी कल ही खबर ये आई कि उद्धव ठाकरे से नीतीश कुमार की फ़ोन पे बात हुई। उसके बाद नीतीश कुमार के आवास पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। उस मीटिंग में क्या हुआ ये तो अभी कहना मुश्किल है। खबर ये भी आई कि वो चाय पीने गए हैं, रात का डिनर भी वहीं करेंगे। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी अपने पिता स्वर्गीय शकुनी चौधरी के 88वें जन्मदिवस का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से कर रहे थे। दूसरी ओर सुशील मोदी का भी अपना जन्मदिन था, जिसका एक कार्यक्रम हो रहा था। अब इन सारे चीज़ों का बिहार के आने वाले समय में किस प्रकार से एक दूसरे को जोड़ते हैं और ये क्या दर्शाता है, ये एक
समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि पहले खबर आया कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, उनकी बात हो रही है एनडीए में वापसी की, और ये भी माना जा रहा है कि अगर वो एनडीए में आते हैं तो उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि पिछले 18 वर्षों में जिस प्रकार से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पे बने हुए हैं, क्या ये इतना आसान लगता है कि वो इस पद को छोड़ करके कुछ और करेंगे? और अगर वो इस पद को छोड़ देते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य का होगा क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। कल जिस प्रकार से पटना के सड़कों पर पोस्टर वार हो रहा था, सुशील मोदी का पोस्टर जो लगा हुआ था उसमें बिहार के संकट मोचन लिखे हुए थे। इधर सम्राट चौधरी का जो कार्यक्रम था वो तो हमने आपको बताया ही। अब ये क्या साबित करता है? क्या बिहार भाजपा संकट में है? और अगर संकट में नहीं है तो फिर सुशील मोदी किस प्रकार से संकट मोचन बने? इस पोस्टर का क्या मतलब बनता है? आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। 2017 में जब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई थी तो उसमें मुख्य भूमिका सुशील मोदी की थी, और जैसे ही ये सुगबुगाहट तेज हुई कि नीतीश फिर से पलटी मार सकते हैं, तो अपने अपने स्तर पे लोग इसको भुनाने में लग गए, क्योंकि अल्टीमेट क्रेडिट तो उन्हें ही लेना है ना। और इस क्रेडिट लेने के चक्कर में इस प्रकार का पोस्टल वार हो रहा है। ये होड़ लगी हुई है कि नीतीश को वापस लाएगा कौन? और कहीं ना कहीं दूसरे नेता जो उस पंक्ति में खड़े हैं उनको कमतर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बहुत सारे पुराने नेता जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, आज उनकी क्या दशा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिस प्रकार से भाजपा ने यूथ को आगे बढ़ाया है, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से जिस प्रकार आक्रामकता के साथ बिहार में वो राजनीति कर रही है, ये भी इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं पुराने लोगों का रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। और इसी का परिणाम आपको आज ये देखने को मिल रहा है कि चाहे वो सम्राट चौधरी हों, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हो, हरीश सहनी हो, इस प्रकार के नेताओं को बीजेपी ने आगे बढ़ाया और वो आक्रामकता के साथ जनता के बीच में अपनी बातों को रखें, और एक तरह से समझिए कि उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया है। अब इन सब घटनाओं
को कैसे बिहार की राजनीति में समावेश होते हुए देख रहे हैं। हर कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। कल ही आपको पता है 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और रामलला विराजमान होंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस प्रकार से अपने बयानों के द्वारा विरोध कोई न कोई जताते रहा है, ये क्या इशारा करता है। कल भी तेजस्वी यादव जी का बयान आया कि भाजपा मंदिर करके हमेशा अलग अलग धर्मों को टारगेट करती है और वहाँ मंदिर काम आएगा। कोई बीमार पड़ेगा तो अस्पताल जाएगा कि मंदिर जाएगा। उनको ये बताना चाहिए। हर किसी को पता है लालू प्रसाद जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो क्या बिहार में और पूरे देश में क्या ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे उनका इलाज हो सके, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता था। उसके लिए 7 समुंदर पार सिंगापुर क्यों जाना पड़ा? इसका जवाब तेजस्वी यादव जी को भी देना चाहिए। आप खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग है आपके पास। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? किसी से छिपा हुआ है क्या? यहाँ हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास कोई समाधान है तो उसे करें, ज़्यादा अच्छा दिखेगा भी और लगेगा भी। और जो परिस्थिति विपक्ष की बनी है उसी का नतीजा बिहार में बदलते हुए समीकरण पे स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। हर दिन जिस प्रकार से नाराज़गी की खबर जब से नीतीश कुमार की INDI गठबंधन से आई है, तब से लेकर हर एक दिन, हर एक घंटे अगर आप देखेंगे तो बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ चेंजेस, हर एक नया बयान आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। और यही हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये नीतीश कुमार जी को भी अच्छे से पता है कि ये उनके राजनीतिक कैरियर की अंतिम घड़ी है। उन्हें कहीं ना कहीं संन्यास लेने का समय आ गया है। अब वो ये देख रहे हैं कि मेरा अंतिम पारी कैसा हो। जब आप देखते हैं ना, कोई क्रिकेटर जब संन्यास लेता है तो उसको मौका दिया जाता है कि किसी सीरीज में या किसी मैच में उसको खिला करके और उसको अपना रिटायरमेंट लेता है। लेकिन ये भी होता है कि कुछ लोगों को ये मौका मिलता है और कुछ लोगों को ये मौका नहीं मिलता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या
नीतीश कुमार को ये मौका मिलता है या नहीं मिलता है। हालांकि वो अपना प्रयास तो पूरा कर रहे हैं कि ये मौका उन्हें मिले, लेकिन बदलते हुए घटनाक्रम में ये कहाँ जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्द आने वाले दिनों में इसकी झलक देखने को ज़रूर मिलेगी। हर कोई जानता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, देश में सब जगह पे चुनाव हो रहे हैं ना, लेकिन बिहार हमेशा से हॉट सीट बना हुआ रहता है और कहीं न कहीं ये केंद्र की सरकार को हमेशा से डोमिनेट करता रहा है। पिछले हर एक चुनाव में यहाँ के परिणाम तय करते हैं कि केंद्र के गद्दी पर कौन बैठने वाला है। और यही कारण है कि बिहार हमेशा से हॉट सीट बना हुआ रहता है और यहाँ पे राजनीतिक टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते हुए स्थिति को देखते हुए 14 तारीख के बाद ये क्या प्रारूप लेने वाला है, हमें भी उसका इंतज़ार है। आप भी इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या समीकरण बनते हैं, उसके आधार पे आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें ज़रूर दें ताकि आगे के लिए और अच्छे तरीके से अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।